नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है आप उत्तराखंड में। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों से अलग चारधाम यात्रा के लिए दिशा निर्देश जारी करने के बाद अब प्रदेश सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ताजा खबरों के मुताबिक सरकार ने अगले आदेश तक चारधाम यात्रा स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तीरथ सिंह रावत की सरकार ने यह नया फैसला लिया है। बता दें कि सोमवार को ही प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें आगामी 1 जुलाई से यात्रा शुरू करने की बात कही गई थी। सोमवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1 जुलाई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा पर रोक लगाने पर के साथ ही राज्य सरकार को आधी अधूरी जानकारी देने पर जमकर फटकार लगाई थी। यही नहीं, हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वो भक्तों के लिए चारधाम के लाइव दर्शन करने का इंतजाम भी करें। वहीं इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख को लाइव दर्शन के इंतजाम पर रिपोर्ट देने के आदेश जारी किए गए हैं। कोविड-19 संक्रमण के प्रकोप और आशंकाओं को देखते हुए उत्तराखंड की सरकार ने सालाना होने वाले कांवड़ यात्रा को भी रद्द कर दिया है। अपने इलाकों के शिव मंदिरों में चढ़ाने के लिए गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियां हरिद्वार में गंगा नदी तक कांवड़ लेकर यात्रा करते हैं। यह लगातार दूसरी साल है जब कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कांवड़ यात्रा रद्द कर दी गई है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संबंधी लॉकडाउन में राहत देने के लिए एसओपी जारी की है। इसमें पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहतें दी हैं, लेकिन दूसरी तरफ धार्मिक पर्यटन या फिर यात्राओं पर फिलहाल प्रतिबंध जारी है। आगामी 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द किए जाने से कई तरह के अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। राज्य के धार्मिक पर्यटन उद्योग को एक बार फिर से इससे बड़ा झटका लग सकता है। कांवड़ यात्रा राज्य में बेहद लोकप्रिय धार्मिक परंपरा है, जिसके चलते हरिद्वार और ऋषिकेश के होटल, आश्रम, गेस्ट हाउस और धर्मशालाओं समेत भोजनालयों में हर साल कांवड़ियों की इतनी भीड़ उमड़ती रही कि जगह कम पड़ने की नौबत पेश आती थी। लेकिन इसके बाद अब नाराजगी भी व्यापारियों में देखने को मिल रही है। महंगाई को देखते हुए उत्तराखंड सरकार अब जनता को राहत देने के लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने ऐसे संकेत दिए हैं। रामनगर में बीजेपी के चिंतन शिविर में पहुंचे मुख्यमंत्री ने टैक्स कम करने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने पर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं। राज्य सरकार महंगाई पर लगाम लगाने के लिए पेट्रोल के पदार्थों पर टैक्स कम करने पर विचार कर रही है। जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। उपचुनाव के लिए सीट के चयन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव कहां से लड़ना है यह केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। जहां से आदेश होगा वहां से चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई विधायकों ने अपने यहां से चुनाव लड़ने की पेशकश कर रहे हैं। यह उनके लिए खुशी की बात है। विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सरकार राशन की दुकानों से जनता को कम दामों पर चीनी, गेहूं, चावल मुहैया करा रही है। इससे आम जनता को काफी राहत मिल रही है। उत्तराखंड के रामनगर में चल रहे बीजेपी के चिंतन शिविर में 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर गहन मंथन चल रहा है। यहां पर पहुंचे राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ ही प्रदेश के आला नेता 2022 की जीत का खाका खींचते नजर आ रहे हैं। 3 दिन के चलने वाले बीजेपी के चिंतन शिविर के दूसरे दिन यहां पार्टी के आला अधिकारियों ने, आला नेताओं ने के बीच में सुबह 9 बजे से यह बैठक शुरू हुई और यह लगातार रात तक जारी रही। इसका पूरा फोकस 2022 के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए लेकर रहा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि शिविर में दूसरे दिन अपनी पार्टी की भी समीक्षा की गई है। साथ ही 2002 से लेकर 2017 के चुनावों की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही इन सत्रों में अन्य राजनीतिक दलों की भी समीक्षा की गई है। सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ ही उनमें सुधार के लिए भी बात की गई है। साथ ही अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने पर भी विचार किया जा रहा है। रात तक इस शिविर में 2022 विधानसभा चुनावों के रोडमैप बनाने पर गहन मंथन किया गया। अभी तक 4 सत्र इस प्रकार की हमने चर्चा की है। हमने अपनी पार्टी की किस प्रकार परिस्थिति है, इस पर हमने लंबी चर्चा की है। अन्य राजनीतिक दलों को और अपनी पार्टी को जोड़कर हमने चर्चा की है। हम लोगों ने 2002, 7, 12 और 17 के चुनाव की पूरी तरह समीक्षा की है। कार्यकर्ताओं के साथ जोड़कर किस प्रकार हम जनता के बीच में जाएंगे, इस पर चर्चा की है। हमने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर चर्चा की है। और हम लोगों ने आगे आने वाले समय में विभिन्न सरकार के लोगों से बातचीत करके क्या कल्याणकारी योजनाएं हो सकती हैं
तो वहीं चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला करना तेज कर दिया है। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने कोर्ट के सामने सही तरीके से तथ्य पेश नहीं किए, सरकार कोर्ट में होमवर्क करके नहीं गई थी। क्या कुछ कहना है कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोना का, ये सुनते हैं। हुई थी उसमें राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की ताकीद के बावजूद चारधाम यात्रा की तिथि को 1 जुलाई ही बरकरार रखा, लेकिन हाईकोर्ट ने 28 जून की तारीख राज्य सरकार को दी थी अपना जवाब दाखिल करने के लिए। आज जो जवाब दाखिल किया गया उसमें साफ दिखाई पड़ा कि राज्य सरकार का होमवर्क नदारद रहता है। हाईकोर्ट बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ राज्य सरकार के जवाबों से और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप एक सजीव चित्रण कीजिए कि आप कैसे चारधाम यात्रा करवाएंगे, आपकी टेस्टिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, बीमार रहेंगी, आपकी सफाई के लिए या शौचालय की क्या व्यवस्था रहेगी। तो उस प्रबंधन को लेकर जिस तरह से फटकार एक बार फिर आज लगाई गई है और उसको सिरे से नकारते हुए 1 जुलाई की जगह पर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 7 जुलाई से चारधाम यात्रा होगी और एक बार पुनः उनको जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। तो ऐसे में ये बार बार परिलक्षित होता है कि राज्य सरकार। उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राज्य की विधानसभा में विधायक दल के नेता की भूमिका निभाने के लिए सहमति दी है, लेकिन शर्त के साथ में। सिंह ने शर्त रखी है कि वो विधानसभा में विपक्ष के नेता बनेंगे अगर उनकी जगह उनके नजदीकी व्यक्ति को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंपा जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से ही उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हो चुका था और कांग्रेस पार्टी लगातार विमर्श करते हुए इस पद के लिए उपायुक्त नेता के बारे में विचार कर रही थी। सोमवार को उत्तराखंड में इस महती भूमिका के बारे में हुई बैठक में सिंगल लाइन का प्रस्ताव पास किया गया था कि विधायक दल का नेता सोनिया गांधी चुनेंगी। यह भी बताया जा रहा है कि जल्द ही विधायक दल के नेता की घोषणा संभव है। पार्टी औपचारिक तौर पर विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान कर सकती है। उत्तराखंड कांग्रेस में हुई कवायद चल रही थी कि नेता प्रतिपक्ष के लिए किस नाम का चयन किया जाए। इसी कवायद के तहत ही राज्य के कई विधायकों और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सोमवार को दिल्ली पहुंचकर वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक की थी। तो आपको बता दें कि लगातार बढ़ती महंगाई और साथ में तेल की कीमतों को लेकर लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी की कड़ी में आपको बताते चलें कि नैनीताल में भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखी, तख्तियां लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर जमकर सरकार की घेराबंदी की। कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर कुंभ घोटाले को लेकर भी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है। सरिता आर्य ने कहा कि कोविड काल में लोग बेरोजगार हो रहे हैं और लोगों के पास पेट भरने तक का संकट खड़ा हो चुका है। ऐसे में सरकार ने रोजाना पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के दामों में बढ़ोतरी करके आम आदमी की कमर तोड़ने का काम किया है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप देखिए खाने का तेल भी 200 पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम से सारे लोग त्रस्त हैं। खाने का तेल जो है वो भी 200 के पार हो गया है। तो महिलाओं को घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चे बेरोजगार हैं। ये भाजपा सरकार खाली मन की बातें तो कह रही है लेकिन जनता की बातें नहीं सुन रही है। मांगे हमारी ये है कि बेरोजगारी खत्म करे, महंगाई खत्म करे और हम आज इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ के दौरान कोरोना किट घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रुद्रपुर के गांधी पार्क मैदान में धरना प्रदर्शन किया और जमकर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस की सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आपको बता दें कि कुंभ नगरी हरिद्वार में कोरोना किट घोटाले के मामले में कांग्रेस ने अब प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरने और तेज कर दिया है। आपको बता दें कि कथित घोटाले को लेकर रुद्रपुर के गांधी पार्क मैदान में यूथ कांग्रेस और रुद्रपुर महानगर कांग्रेस कमेटी ने संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन किया, जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करने वाली यह सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है और अगर ना होती तो कोरोना जैसी महामारी में कोरोना किट घोटाले नहीं होते। इस दौरान यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित और भुल्लर ने कहा कि प्रदेश सरकार की करनी और कथनी दोनों बताइए और आरोप लगाया कि सरकार जनता विरोधी है। तो वहीं कांग्रेसियों द्वारा
किए जा रहे धरना प्रदर्शन स्थल पर रुद्रपुर के एसडीएम विशाल मिश्रा और सीओ सिटी अमित कुमार पहुंचे और मांग पत्र ज्ञापन एसडीएम को यूथ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा सौंपा गया, जिसमें एसडीएम ने कहा कि वे जिलाधिकारी को इन मांगों से अवगत करा देंगे। प्रदेश भर में लगातार इस आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि ये अहंकारी सरकार है, अहंकार से ग्रस्त सत्ता है और ये इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। लेकिन हम कांग्रेसजनों ने भी प्रण लिया है, हमारे कांग्रेस के साथियों ने, युवा कांग्रेस के लोगों ने, महिला कांग्रेस के लोगों ने, एनएसयूआई के लोगों ने, प्रत्येक कांग्रेस जन इस समय प्रतिबद्ध है और हमने प्रण लिया है कि हम अपने प्रदेश की जनता को अपमानित नहीं होने देंगे और इस प्रकरण की सीबीआई जांच जब तक नहीं होती तब तक हम इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गांधी पार्क में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिस्टर बुल्लर जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के सभी लोग धरने पे बैठे हैं। समर्थन देने के लिए यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के लोग भी आए हैं। और जिस तरह से पूरे उत्तराखंड में चर्चा का विषय है कि महाकुंभ में कोविड टेस्ट जिस तरह से घोटाला हुआ, उसकी सीबीआई जांच को लेकर यहाँ पर सभी धरने में बैठे हैं और उनकी लड़ाई में हम महिला कांग्रेस के साथ हैं, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के साथ न्याय होना चाहिए और जो भ्रष्टाचार युक्त और घोटाला युक्त बीजेपी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने के लिए हमारा यूथ कांग्रेस आज से तैयार है। ज्ञापन दिया गया है। सड़क निर्माण का कार्य होने से लोगों को जलभराव की समस्याओं से बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि गणेशपुर रोड से रेलवे स्टेशन तक रुड़की में सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो शहर विधायक रुड़की प्रदीप बत्रा के प्रस्ताव पर कराया जा रहा है। दरअसल गणेशपुर रोड पर सड़क का हाल से बेहाल होता नजर आ रहा था और सड़क में जगह जगह पर गड्ढे बने हुए थे, जिससे हर समय दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी। वहीं बरसात आने पर इस रोड पर जलभराव की समस्या विशाल रूप धारण करती जा रही थी, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। रेलवे स्टेशन, तेलीवाला, गुर्जर, पांडली के अलावा और भी कई गांव जाने के लिए इसी रोड से गुजरना पड़ता था और इन सभी जगह जाने के लिए खासतौर पर बरसात के दिनों में पानी भरने के कारण इस रोड पर बड़ी मुश्किलों का सामना लोगों को उठाना पड़ता था। लेकिन ये रोड बनने से अब लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। ये सड़क की बहुत डिमांड थी और काफ़ी विलंब भी हो गया उस सड़क में, क्योंकि वहाँ कई सारी प्रॉब्लम थी। वहाँ जो सड़क डाउन थी, काफ़ी पानी निकासी की समस्या भी थी वहाँ पर और काफ़ी समय से वो सड़क जो है नहीं बनी थी। तो और आवाजाही उस सड़क पर बहुत ज़्यादा, स्टेशन से कनेक्टेड है रोड और गणेशपुर एरिया हमारा बहुत बड़ा है जहाँ जनसंख्या बहुत है। ये सब दिक्कत वहाँ पर आ रही है, पर अब लोगों ने निजात भी लिए है। मालवी चौक से गणेशपुर तक सड़क बन गई है, अब गणेशपुर से स्टेशन तक बननी है और वो भी मैं सोचता हूँ जल्दी उस पर काम शुरू हो जाएगा, रोड बन जाएगी। तो हमारा उद्देश्य ये कि रुड़की की सड़कें चकाचक हों, गड्ढा मुक्त हों और सरकार हमारी लगातार प्रयास कर रही है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 120 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा 280 मरीजों को ठीक होने के बाद में घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार सोमवार को 23,250 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 2, चमोली में 8, चंपावत में 1, देहरादून में 41, हरिद्वार में 10, नैनीताल में 6, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 17, रुद्रप्रयाग में 7, टिहरी में 1, उधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 15 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,39,739 हो चुकी है। इनमें से 3,24,529 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर अब 2,294 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं आपको यह भी बताते हैं कि अब तक 7,092 लोगों की जान कोरोना ले चुका है। वहीं प्रदेश में ब्लैक फंगस का कहर भी लगातार जारी है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण में गिरावट का दौर लगातार जारी है। 15 जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा विभाग इस विषय को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सामने लाने जा रहा है। मुख्यमंत्री के रामनगर इस मंथन बैठक में लौटने के बाद में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर मुख्यमंत्री इजाजत देते हैं तो स्कूलों में कोरोना रोकथाम की व्यवस्था करने के लिए कम से कम 15 दिन का वक्त लगेगा। इस हिसाब से 15 जुलाई तक स्कूलों को खोला जा सकता है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि विभागीय स्तर स्कूलों को खोलने पर सहमति उन्होंने जताई है। ये जरूर है कि 1 जुलाई से शिक्षक सामान्य रूप से छात्रों से ऑनलाइन जुड़े रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि स्कूलों को ज्यादा दिन तक बंद रखना सही नहीं है। बेसिक और जूनियर छात्रों को इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है।
तो आपको बता दें कि 15 जुलाई से उत्तराखंड में स्कूलों को खोलने को लेकर विचार विमर्श किया जा सकता है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ता नजर आया था और उसके बाद खासतौर पर अगर हम बात करें तो कई राज्यों में इसका खास कहर देखने को मिला था, लेकिन उनमें भी खास कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिनमें छात्र सबसे पहले स्थान पर सामने आते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान कथित तौर पर कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े के मामले में जांच लगातार आगे बढ़ रही है। जांच एजेंसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की माने तो इस मामले में हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ डॉक्टर एसके झा की भूमिका भी जांच के दायरे में आ चुकी है। रिपोर्टर्स की माने तो आपको बताएं कि कुंभ के दौरान कोविड जांच के लिए जिन एजेंसियों के साथ अनुबंधन किया गया था उन्होंने झा की निगरानी में ही टेस्ट किए थे और अब झा का इस पूरे मामले में क्या रोल रहा, इस संबंध में किस तरीके से झा ने अपने आदेश दिए, किस तरीके से झा के निगरानी में एजेंसियों ने काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जा रही है। एसआईटी की टीम हर पहलू को खोज रही है, जबकि झा इस मामले में शिकायत करता रहे हैं। एसआईटी के अधिकारी राकेश रावत ने कहा कि हमने अब तक किसी को क्लीन चिट नहीं दी है और मामले में शामिल हर व्यक्ति से पूछताछ अभी भी जारी है। रावत के हवाले से एक रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि झा का जो वक्तव्य शामिल किया गया है, झा ने स्वीकार किया कि एसआईटी उन्हें जांच के घेरे में ले चुकी है, लेकिन वो कोई अपराधी नहीं है, वो उन्होंने किसी तरह का कोई जुर्म नहीं किया है। कोविड के इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में ड्यूटी का निर्वहन किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी छवि पूरी तरीके से बेदाग है। तो वहीं हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के कुरण गांव में भट्टा स्वामी की बदमाशों ने गोली मार दी। भट्टा स्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली स्थित कुमराड़ा गांव में ईट भट्टा मालिक अजय मलिक निवासी मुजफ्फरनगर की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो दफ्तर में बैठे थे। दरअसल अजय ने ईट भट्टे की भूमि सढोली माजरा गांव निवासी नाथुराम से लीज पर ली थी। नाथुराम के बेटे इस जमीन को छुड़वाना चाह रहे थे, लेकिन अभी तक लीज की म्याद पूरी नहीं हो पाई थी। इस पर उसके बेटे विपिन ने भट्टा स्वामी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके अजय मलिक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। ईट भट्टे का एक विवाद में आज एक जो यहाँ पर जो काम कर रहे थे उसमें एक हत्या हुई है और इसमें जो भी मुलजिम है उसकी धरपकड़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उसमें अरेस्टिंग की जाएगी। कितने लोग थे सर? इसमें 2 लोग थे, जैसा प्रकाश में आया है। तो वहीं उधम सिंह नगर के सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में लूट और हत्या की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को 6 साल बाद एसओजी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 5,000 का इनाम भी रखा गया था, जिसे एक खुफिया जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि साल 2015 में आरोपी ने सितारगंज क्षेत्र में एक शख्स की हत्या कर लूट की घटना को अंजाम दिया था। तब से लेकर आरोपी फरार चल रहा था। आपको बताते चले कि मुख्यालय स्तर से चलाए जा रहे वांटेड आरोपियों के खिलाफ अभियान के चलते आज एसओजी की टीम ने 5,000 के इनामी बदमाश देवेंद्र की बरेली शहर से गिरफ्तारी उनको किया है। आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में भी आपराधिक मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। ये देवेंद्र सन ऑफ लीलाधर है, जिसको आज सुबह 11 बजे बरेली से हमारी एसओजी टीम ने पकड़ा है। ये 5,000 का इनामी था। 2015 से ये मफरूर चल रहा था। इसके विरुद्ध जो है एक मर्डर का मुकदमा और साथ साथ उन्होंने लूट भी करी थी। एक अलाउद्दीन मलिक नाम के व्यक्ति को 2015 में थाना सितारगंज क्षेत्र में उन्होंने इसका हत्या करी थी और तभी से ये मफरूर चल रहा था। और इसमें जो है विवाद विवेचना मफरूर में चार्जशीट। तो वहीं उत्तराखंड के रामनगर में एक बेहद लापरवाही भरा मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। इतना ही नहीं, महिला के गर्भ में पल रहे 2 जुड़वा बच्चे भी लापरवाही की भेंट चढ़ गए। अब ऐसे में जहां इस घटना के बाद इलाके में मायूसी छाई हुई है, तो वहीं लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। दरअसल अल्मोड़ा जिले के सल क्षेत्र की ग्राम देवालिया निवासी लक्ष्मण सिंह की पत्नी मंजू देवी गर्भवती थी। मामले में क्षेत्र के पूर्व ग्राम प्रधान गोपाल सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला को प्रसव पीड़ा
के दौरान इलाज के लिए परिजन पहले गांव के ही स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने आने में एक लंबा वक्त लगा दिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने महिला को हायर सेंटर में रेफर कर दिया। पूर्व ग्राम प्रधान ने आरोप लगाते हुए कहा कि इस दौरान महिला के लिए स्वास्थ्य केंद्र ने कोई एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई। उसके बाद परिजन खुद ही रामनगर के एक अस्पताल में गर्भवती महिला को लेकर पहुंचे और इस दौरान भी डॉक्टर काफी देरी से पहुंचे और यहां पर भी महिला को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया और यहां भी महिला को एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई। और इसके साथ ही जब वो आगे रास्ते में जा रहे थे, इसी दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। प्रेगनेंसी और एक सिजेरियन उसका ऑपरेशन हो चुका था। जैसा कि गायनेकोलॉजिस्ट ने अवगत कराया है कि क्योंकि उसकी कंडीशन ख़राब थी और हाई रिस्क प्रेगनेंसी थी, तो उसको हायर सेंटर रेफ़र किए जाने की आवश्यकता थी, तो उसको जो है कि हायर सेंटर रेफ़र कर दिया गया है। बाकी इसमें डिटेल विवरण उनसे बहुत घटना हुई है। स्वास्थ्य केंद्र देवायल और स्वास्थ्य केंद्र रामनगर की लापरवाही से एक 24 साल की महिला उत्तराखंड में बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। वैसे में उधम सिंह नगर में फरार बदमाशों की धरपकड़ के लिए एसएसपी के निर्देश पर पुलिस टीम एक्शन ले रही है, जिसमें पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। अब ऐसे में एक बार फिर से पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश को एसओजी की टीम ने उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है, जिसका खुलासा जिले के एसएसपी ने किया है। आपको बता दें कि जिले में एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने चार्ज लेने के बाद फरार इनामी बदमाशों की धरपकड़ को लेकर पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं, जिसके चलते अब तक उधम सिंह नगर जनपद की पुलिस करीब 1 दर्जन इनामी बदमाशों या फिर फरार बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। देवेंद्र सन ऑफ लीलाधर है, जिसको आज सुबह 11 बजे बरेली से हमारी एसओजी टीम ने पकड़ा है। ये 5000 का इनामी था। 2015 से मफरूर चल रहा था। इसके विरुद्ध जो है एक मर्डर का मुकदमा और साथ साथ उन्होंने लूट भी करी थी। एक अलाउद्दीन मलिक नाम के व्यक्ति को 2015 में थाना सितारगंज क्षेत्र में उन्होंने उसका हत्या करी थी और तभी से ये मफरूर चल रहा था। और इसमें जो है विवाद विवेचना मफरूर में चार्जशीट दी गई थी। फिर इसको मफरूर घोषित करने के बाद इसमें 5000 रुपये के इनाम घोषित किया गया। सर, उत्तराखंड के जनपद पौड़ी के मैदानी इलाकों में लगातार चोरी और डकैती की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही थी, जिसको लेकर एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा मैदानी इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी क्रम में जनपद पौड़ी के कोटद्वार में चेकिंग के दौरान चौपहिया वाहन चुराने आए 3 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया, जिनके कब्जे से पुलिस को हथियार सहित अन्य सामग्री बरामद हुई है। एसएसपी ने बताया कि तीनों की बदमाश बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 तमंचे, 7 जिंदा कारतूस और चाकू बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि बदमाश चौपहिया वाहन चोरी करने की योजना बनाकर कोटद्वार पहुंचे थे। इनमें से 1 के खिलाफ कोटद्वार और 2 के खिलाफ बिजनौर जिले में चोरी सहित कई और भी अन्य मामलों में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जबकि 1 के खिलाफ बिजनौर पुलिस ने 15000 का इनाम भी रखा था। इन सभी अपराधियों के अन्य आपराधिक रिकॉर्ड भी लगातार खंगाले जा रहे हैं। कल कोतवाली पुलिस कोटद्वार द्वारा वाहन चेकिंग कर रहे थे। उसमें कुछ लोग संदिग्ध पाया गया था। उनको पूछताछ करने पर, फिर उनको चेकिंग करने पर उनसे 2 वेपन है, इलीगल वेपन एंड 7 राउंड्स हैं, उनसे बरामद हुआ था। फिर उनको खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। फिर बाद में उनको इंट्रोगेशन किया था। उसमें हमें ये पता चला उत्तराखंड के रामनगर में मिला शव देहरादून के टैक्सी चालक का निकला। मृतक की शिनाख्त हो चुकी है और कुछ लोग देहरादून से नैनीताल के लिए बुक कराकर लेकर गए थे। चालक की हत्या कर शव पीरूम द्वारा में फेंक दिया गया था। शव की शिनाख्त मृतक के बेटे उमेर ने की है और इसके साथ ही मृतक देहरादून के नेहरू कॉलोनी का रहने वाला था। पुलिस को दी तहरीर में उमेर ने बताया कि उसके पिता टैक्सी चलाते थे। 27 जून को देवभूमि कैब के अरशद खान ने उसके पिता को नैनीताल की 3 दिन के लिए टैक्सी बुक करने की अज्ञात लोगों के साथ भेज दिया था। उसका आरोप है कि उसी दिन रात 2 बजे एक व्यक्ति ने अरशद खान के व्हाट्सएप पर उसके पिता की फोटो भेजकर लिखा कि ये अभी सो रहे हैं, इन्हें नींद आ रही है। इसके बाद रात 2:30 बजे उस व्यक्ति और उसके पिता का फोन बंद हो गया। इसी के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अपनी जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। जो हमारे क्षेत्र में डेड बॉडी मिली थी अज्ञात शव, उसकी शिनाख्त हो गई है, जिसका नाम मोहम्मद सलीम सन ऑफ लतीफ, ये रिश्पिना नगर नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र देहरादून के रहने वाले हैं। उनको खबर हो गई थी, उनके बेटे मोहम्मद उमेर यहाँ पर आए थे, जिनके द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कराया गया है। कल ही डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया था और डेड बॉडी और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें ANB न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।